हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है वैभव भोसले और वेलकम टू माय चैनल दैट इज नर्सिंग ज्ञान। जैसे कि आप जानते हो कि पूरा न्यूज देखो, पेपर देखो, आजू देखो, बाजू देखो, कोरोना ही कोरोना है। और ऐसे एक कंडीशन में एनएचएम दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन, दैट टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने एक पोस्ट खोला है और पोस्ट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जैसे कि जानते हो कि मेडिकल फील्ड के जो भी स्टूडेंट्स है उनको बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी है और उसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक है। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जैसे कि जानते हो 7 जुलाई 2020 में एक नोटिफिकेशन आया था। वो नोटिफिकेशन क्या है, वो नोटिफिकेशन में कौन से प्लेसेस में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट बुलाए हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एप्लीकेशन कैसे भरते हैं, कम्युनिटी ऑफिसर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का मेन इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है और क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें जरूर एक पर्टिकुलर स्पेशल एपिसोड में मैं बताने जा रहा हूं। सारे चीजें जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। और जैसे कि मैंने लिखा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर स्पेशल, तो इसमें कुछ स्पेशल चीजें आपको मैं जरूर बताना चाहता हूं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इधर आपके सामने बात करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म और कौन से प्लेसेस में पोस्टिंग होने जा रहा है और आपका रिन्यूमरेशन क्या होगा और एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या क्या है। जैसे कि आप जानते हो नेशनल हेल्थ मिशन मुंबई महाराष्ट्र ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन छोड़ा था। उसमें वो बोलते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ये 6 से 8 महीने का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिधर एक एंथुजियास्टिक और विलिंग हेल्थ ऑफिसर कम्युनिटी दैट इज हेल्थ वेलनेस सेंटर में काम करना जानता हो और वो पब्लिक हेल्थ फंक्शन को हो, एम्बुलेटरी केयर को हो या मैनेजमेंट को हो, लीडरशिप का एक तरीका हो, वो कम्युनिटी में अच्छे से इंप्लीमेंट करे। और ये 6 से 8 महीने का जो भी सर्टिफिकेट कोर्स है वो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस महाराष्ट्र चला रहा है। तो देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। जैसे कि आप जानते हो इधर दिखा रहा है नेम ऑफ द पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, बैचलर्स इन यूनानी मेडिसिन और बैचलर्स इन नर्सिंग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनका वैलिड रजिस्ट्रेशन है फ्रॉम महाराष्ट्र काउंसिल और इंडियन मेडिसिन काउंसिल वो जरूर इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग, जैसा कि ये थर्ड टाइम एनएचएम ने प्लेसमेंट्स बुलाए हैं, तो थर्ड टाइम उन्होंने सब सेंटर्स लाइक थाने, रायगढ़, पालघर, पुणे, सोलापुर, सतारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, नाशिक, धुले, जलगांव, अहमदनगर, क्योंकि मैं अहमदनगर से हूं तो अहमदनगर में भी इस बार बुलाया है। नांदुरबार, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, नांदेड़, अकोला, यवतमाल, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में बुलाया है। और जैसे कि आप जानते हो कैंडिडेट को ट्रेनिंग के दौरान टोटली उनको 10,000 पर मंथ दिया जाता है। और एक बार आपका एग्जिट एग्जाम हो गया और पास हो गए और आपको एक बार सीएचओ का पोस्ट मिल गया तो आपको पर महीना 25,000 सैलरी मिलेगा और उसके ऊपर आपको 15,000 इंसेंटिव भी मिलेंगे, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो भी बीएससी नर्सेस है, एमएससी नर्सेस है उनके लिए। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन का प्रोसेस है कि आप जो भी एसेंशियल सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उसका फोटोकॉपी का फॉर्म ले ले और जो भी एप्लीकेशन नीचे दिया है, मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ कैसे भरना है। और एक डिमांड ड्राफ्ट है दोस्तों, वो डिमांड ड्राफ्ट नेशनलाइज्ड बैंक में आपको भरना है। और आपको जैसे कि इधर दिखा रहा है 18/7/2020, बट ए डेट जो भी है 28/7/2020, मतलब जुलाई 28 तक उसको पोस्टपोन किया गया है। तो जुलाई 28 तक आप कुरियर के दौरान उसको भेज सकते हैं। और इधर दिया गया है डीडीएचएस नासिक में कौन से सेक्शन आते हैं, डीडीएचएस थाने में कौन से आते हैं, पुणे में कौन से, कोल्हापुर, औरंगाबाद, लातूर, अकोला, नागपुर में कौन से आते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर और प्रोसेस कैसा कैसा है। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट जो भी होता है वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दौरान होता है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र कंडक्ट करता है। और जैसे ही थोड़े ही दिनों में जैसे ही एप्लीकेशन सब आ जाएंगे, वो एक आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के दौरान आपको हॉल टिकट भेजेंगे और आपको बोलेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम किधर होने वाला है और कितने घंटे होने वाला है, कितना मार्क्स का होने वाला है। जैसे कि आप जानते हो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का ऑलरेडी मेंशन किया है। इधर 50 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन को 2 मार्क है, मतलब टोटली 100 मार्क्स का रहेगा और मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसको 40। और उसके लिए सिलेबस जैसे मैं लास्ट को इसके बारे में डिटेल से बात करने जा रहा हूँ। और रिजल्ट आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट आपके वेबसाइट में जरूर उसका डिस्प्ले होगा। और इसका अलॉटमेंट प्रोग्राम स्टडी सेंटर जो भी है वो आपको लाइक प्रोग्राम के ट्रेनिंग के लिए आपको आप किधर भी ले सकते हो, बट आपको एक बार ट्रेनिंग हो गया, आपका एग्जिट एग्जाम हो गया, आपको जो असाइंड आपने डिस्ट्रिक्ट डाला है उधर ही काम करना पड़ेगा। और एग्जिट एग्जाम में 6 से 8 महीना जो भी आपका ट्रेनिंग होता है उसके बाद में होता है और एमयूएचएस नासिक कंडक्ट करता है। और अलॉटमेंट ऑफ सब सेंटर में देखते हैं, एक बार एग्जिट एग्जाम आप सक्सेसफुली पास हो गए तो आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर करके सब सेंटर में आप अपॉइंट हो जाओगे।
और नेक्स्ट देखते हैं हम टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है इधर। जैसे कि दिया है कि द कमिश्नर ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र रिजर्व्स ऑल राइट्स टू मॉडिफाई और चेंज ऑल अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया विदाउट एनी इंटीमेशन। मतलब वो कभी भी कोई भी तरीके से वो उनका एप्लीकेशन है नोटिफिकेशन है मॉडिफाई कर सकते हैं और सीट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आप जब भी सीएचओ को आपको पोस्ट मिलता है आप सिर्फ और सिर्फ सब सेंटर और वेलनेस सेंटर में आप काम कर सकते हो, बट आपका इधर कोई भी राइट नहीं बनता कि आप उधर प्राइवेट प्रैक्टिस करें और गवर्नमेंट जॉब के और परमानेंट जॉब के बारे में आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। मतलब आपको एक बार सब सेंटर अलॉट कर दिया आपके पर्टिकुलरली असाइंड डिस्ट्रिक्ट में तो आप वो चेंज नहीं कर सकते। तो आपको एग्जिट एग्जाम के लिए 2 चांस दिए जाते हैं, उसके लिए आप दो अटेम्प्ट में पास होना जरूरी है। आपको कोई भी अलाउंसेस हो या आपको हाउस रेंट अलाउंसेस हो या डीए टीओ वो नहीं मिलता और आपको अकोमोडेशन फैसिलिटी भी नहीं है। आपको अगर ये ट्रेनिंग से आपको ये छोड़ना है बीच में तो आपको उसके लिए आपको 1,03,000 का बॉइंड देना जरूरी है। और जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हम देख लेते हैं दोस्तों। ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। वर्क के जो भी रिजर्वेशन है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और गवर्नमेंट नॉर्म्स के दौरान जैसे दिए जाते हैं वैसा ही करना है। आपको एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी लग सकते हैं लाइक डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एज प्रूफ अकेडमिक लाइक आपके बीएससी नर्सिंग के हो बीएचएमएस को या बीएएमएस के हो आपको 4 साल के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। अगर आपका रिजर्वेशन है लाइक ओबीसी एससी एसटी आपको उसके लिए भी वैलिडिटी सर्टिफिकेट नेशनलिटी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट लगाना बहुत जरूरी है। इनिशियली 11 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस है बट ये आगे बढ़ भी सकता है। इसके लिए एज क्राइटेरिया है दोस्तों, कोई भी एलिजिबल क्राइटेरिया वाला 38 एज के अंदर जो भी हो सब डाल सकते हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपका उम्र 43 के अंदर रहना चाहिए। अगर आप नेशनल हेल्थ मिशन में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आपको 5 साल का जरूर रिलैक्सेशन मिलता है और आपको डीडी भरना है 350 फॉर रिजर्व कैटेगरी और 500 फॉर ओपन कैटेगरी। और वो डीडी जो भी भरना है आपको नेशनलाइज्ड बैंक में ही भरना है और इन फेवर ऑफ रिस्पेक्टिव डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नासिक से अप्लाई कर रहा हूँ आपको डीडीएचएस नासिक ये पर्टिकुलर नाम से आपको डीडी ड्रॉ करना है। एप्लीकेशन फॉर्म रिजर्व फॉर्म और डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन आपको ये जो भी चीजें आपको जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको भेजना है डीडीएचएस ऑफ पर्टिकुलर एड्रेसेस। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हो और एप्लीकेशन ऑन पेपर एप्लीकेशन विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स ये सब कैंसिल हो सकते हैं दोस्तों। एक फॉर्म है जो सैम्पल कॉपी माना जाता है। आप जैसे कि देख सकते हो इसमें उन्होंने क्या क्या भरा हुआ है लाइक एप्लीकेशन फॉर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ये मेरा वाइफ का है तो उसमें एग्जैक्ट नेम और फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर ए पूछा है, नाम पूछा है, हस्बैंड का और फादर का नाम पूछा है, डेट ऑफ बर्थ पूछा है, ब्लड ग्रुप पूछा है, जेंडर पूछा है, मैरिटल स्टेटस एग्जिस्टिंग एनएचएम है क्या आप उसके रिलेटेड पूछा है, नेशनैलिटी रिलीजन आपका क्या और कौन सा कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो वो पूछा है, एड्रेस पूछा है प्रेजेंट और परमानेंट और ईमेल आईडी फॉर करस्पॉन्डेंस ये ज़रूर अच्छे से डालिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए। और अल्टरनेटिव ईमेल भी डालिए। आपको कौन से लैंग्वेजेस आते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी डालिए लाइक आपका MSc IT कोर्स हुआ है। और नेक्स्ट है अकेडमिक और प्रोफेशनल एजुकेशनल समरी और मोस्ट रिसेंट से डालना है कब से कहाँ तक हुआ है, कौन सा डिग्री है आपका, कौन सा यूनिवर्सिटी में आपने किया है, स्पेशलाइजेशन क्या है, फाइनल ईयर्स के मार्क कितने हैं और परसेंटेज कितना है आपका। इसमें आप देख सकते हो कि लाइक एक्सपीरियंस समरी क्या क्या है आपका, लाइक एक्सपीरियंस अगर आपको हो तो वो भी कब से कब तक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, डेजिग्नेशन क्या है और एटलीस्ट 30 to 50 वर्ड्स में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर लिखी है। और आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस टू द पोस्ट मतलब CHO के रिलेटेड आपका क्या एक्सपीरियंस है। अगर आप स्पेशली कम्युनिटी में काम करते हो और स्पेशल कुछ ट्रेनिंग हुआ है उसके बारे में आप इधर मेंशन कर सकते हो। और आपका नोटिस पीरियड क्या रहेगा मतलब कितना रहेगा और डिटेल्स ऑफ इंटर्नशिप भी आपको इधर लिखना है। अगर आपका लाइक नर्सिंग में यूजुअली ट्रेनिंग होते हैं, इंटर्नशिप होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में इंटर्नशिप होते हैं तो अगर आपका हुआ है तो आप इधर जरूर लिख सकते हैं। और लास्टली आपका नाम, प्लेस और डेट और डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर साइन करना मत भूलिए क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो गवर्नमेंट को वो सही है और सुरक्षित है। और ये सब डिटेल्स है कि लाइक आपके डिटेल्स ऑफ द ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज DDHS के डिटेल्स है। जैसे कि आप देख सकते हो DDHS ठाणे कौन से डिस्ट्रिक्ट उसके अंडर आते हैं, कौन से एड्रेस को आपको स्पीड पोस्ट करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या क्या है और डिमांड ड्राफ्ट कौन से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से आपको निकालना है। तो ये सारी डिटेल्स इधर दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब जितने भी मैंने सिलेबस लिखा है उसका मैंने नोट्स ऑलरेडी डाला है तो आप जरूर वो नोट्स को रेफर कीजिए और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो वो आपको बेनिफिट जरूर देगा। तो सिलेबस
इसमें फर्स्ट पॉइंट जैसे कि मैंने बोला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ में क्या क्या आता है? फर्स्ट हेल्थ प्लानिंग आते हैं। हेल्थ प्लानिंग में रूरल हेल्थ स्कीम क्या क्या है, लाइक मदर रिलेटेड स्कीम कौन से, बच्चे रिलेटेड स्कीम कौन से, बहुत सारे कमिटीज आते हैं लाइक बोर्ड कमेटी, मुखर्जी कमेटी, और एक कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, एक कमेटी के कौन कौन हेड्स थे और एक कम्युनिटी के बेनिफिशियरीज कौन कौन थे, और हेल्थ फॉर ऑल बाय 2008 जितने भी लाइक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो सारे चीजें इसमें आते हैं। तो सेकंड चीज है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। जैसे कि आप जानते हो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम कम्युनिटी में बहुत सारे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो उसमें एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब एस्टैब्लिश हुआ, इसके गोल क्या थे, उसके बेनिफिशियरीज कौन कौन थे, और आरएनटीसीपी रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये रिवाइज कब हुआ और इसके पॉलिसीज क्या क्या है, और आजकल जो भी लाइक ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग आते हैं, एकेटी बोलते हैं उसको, एंटी ट्यूबरकुलर किट बोलते हैं, तो वो कैसे यूज किया जाता है, उसके कौन से कैटेगरीज है, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है ये कब एस्टैब्लिश हुआ और इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन थे। सो ये सारी चीजें पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में आएंगे, तो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जरूर पढ़ाई कीजिए। और नेक्स्ट है डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का डेमोग्राफिक और पॉपुलेशन कैसा है, कितना मोर्टेलिटी रेट है, कितना मॉर्बिडिटी रेट है, स्पेशली वाइटल स्टैटिस्टिक्स में वो आता है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, एडोलेसेंट मोर्टेलिटी कितना है, कितने मेल डेथ रेट है, कितने फीमेल डेथ रेट है, और कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा डेथ रेट और सबसे ज्यादा डिसीज रेट है, और कौन सा स्टेट है उसमें सबसे कम है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जैसे कि आप जानते हो कम्युनिटी में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आता है, पीडियाट्रिक में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आता है, एडोलेसेंट हेल्थ में तक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आता है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में स्पेसिफिकली वैक्सीन कौन से लाइक ओल्ड में कौन से थे, न्यू में कौन से फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो पेंटावेक में टोटली 5 वैक्सीन आते हैं, वो 5 वैक्सीन आप पढ़ लीजिए। तो डोसेज मतलब डोज कितना दिया जाता है, कौन सा रूट है, आईएम है, आईवी है और ओरल है, कौन सा है देख लीजिए, साइट किधर देते हैं, पर्टिकुलरली कौन से साइट पे देते हैं, और उसमें भी कोल्ड चेन क्या है, कोल्ड चेन में स्टोरेज क्या है, कितना टेम्परेचर में उसको मेंटेन करना चाहिए, और कौन से लोकेशन में कैसे कोल्ड चेन यूज करना चाहिए, वो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आएगा। और एक चीज नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आएगा कि कौन सा डिसीज के लिए और कौन सा डिसीज प्रिवेंट करने के लिए कौन सा वैक्सीन देना जरूरी है, वो भी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जरूर आएगा। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, जैसे कि आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने जा रहे हो, आजकल फोकस क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे नहीं है, ज्यादातर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे है। तो इसलिए प्रीमोडियल प्रिवेंशन जो कि क्विटिंग करना है, जो भी बैड हैबिट्स है उसको क्विट करना है, प्राइमरी प्रिवेंशन इज लाइक इम्यूनाइजेशन, सेकेंडरी और टर्शियरी लाइक रिहैबिलिटेशन में क्या क्या करते हैं, वो सारी चीजें लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जरूर पढ़िए। नेक्स्ट है नॉर्म्स फॉर हेल्थ पर्सनल और सेंटर्स इन कम्युनिटी, ये जरूर आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में एक क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि नॉर्म्स क्या क्या है, मतलब एक सब सेंटर में कितने नर्स रहते हैं और कितने पॉपुलेशन के लिए, हिली एरिया में कितना रहता है, ट्राइबल एरिया में कितना रहता है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना जरूर है। 7th वाला है नेशनल डेज, लाइक बहुत सारे डेज है जो मंथली बनाया जाता है, और एक तो नेशनल डेज है, एक तो इंटरनेशनल डे, उसमें आप देख सकते हो नेशनल डे योगा डे, और 8 मार्च को वुमेन्स डे रहता है। ऐसे बहुत सारे डेज है, तो वो डेज के बारे में ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान, आपके जैसे कि जानते हो 5 ईयर प्लान का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछते हैं, और कौन सा प्लानिंग कमेटी के अंडर हुआ, और प्लानिंग कमेटी का मेंबर कौन था, ये सारी चीजें क्वेश्चन जरूर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ में आएंगे। तो सेकंड पार्ट जो भी उन्होंने मेंशन किया वो है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे कि आप जानते हो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को रिलेट करता है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप देखो बेसिकली आपको पढ़ना है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन में कितने क्वाड्रेंट्स है, अपर क्वाड्रेंट्स कौन से आते हैं, मिडिल में कौन से आते हैं, और लोअर क्वाड्रेंट्स कौन से आते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो सेकंड की टर्म्स इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जैसे कि आप देखा है बहुत बार पूरा है कि हीम मतलब क्या है, यूरिया मतलब क्या है, साइट मतलब क्या है, हेमिचूरिया मतलब क्या है, तो 1 मार्क्स के लिए वो पूछते हैं। तो फीटल सर्कुलेशन, जैसे कि आप जानते हो कि फीटल सर्कुलेशन क्या है, उसमें कौन से अडैप्टेशन रहते हैं, कितने वेन रहते हैं, कितने आर्टरीज रहते हैं, और ये छोड़ के भी वो पूछ सकते हैं कि वॉर्म का पीरियड कितना है, एम्ब्रियो का पीरियड कितना है, और फीटल पीरियड कितना रहता है, और फीटल सर्कुलेशन में वो जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट है कोआगुलेशन फैक्टर, आपको पता है कि देयर आर टोटली 12 कोआगुलेशन फैक्टर्स, अमंग दैट वो पूछेंगे कि कौन सा कोआगुलेशन फैक्टर मिस होने से कौन सा डिसीज हो सकता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन क्या है, क्रिसमस फैक्टर किसको बोलते हैं, वो कौन सा फैक्टर है वो मिसिंग है, ये सारी चीजें कोआगुलेशन फैक्टर में ये क्वेश्चन जरूर आता है। और नेक्स्ट लाइक क्रेनियल नर्व, 12 क्रेनियल नर्व्स है, 12 क्रेनियल नर्व में पर्टिकुलरली पूछेंगे कि थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, कौन सा लाइक नर्व मिक्स्ड है, कौन सा सेंसरी है, कौन सा लाइक मोटर है, ये सारे जरूर वो पूछेंगे, और कौन सा नर्व कौन से पार्ट से सप्लाई करता है, ये सारे जरूर क्वेश्चन क्रेनियल नर्व्स पे वो जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट है बोन्स,
बोन्स में आपको पता है कौन सा सबसे लंबा बोन है, सबसे छोटा कौन सा बोन है, टोटली कितने बोन है, अपेंडिकुलर बोन कितने हैं, एक्सियल बोन कितने बोन ओनली फेस में रहते हैं, कितने रिब्स रहते हैं, लाइक कुछ इज लाइक चेस्ट बोन और यूनिक्स नाम पूछते हैं, लाइक नी बोन को पेटेला भी बोलते हैं। तो ऐसी सारी चीजें बोन्स में जरूर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ जॉइंट। आपको पता है देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, बहुत सारे आते हैं, सैडल जॉइंट आता है, बहुत सारे जॉइंट्स आते हैं। वो जॉइंट के बारे में पूछते हैं कि वो कौन सा जॉइंट बोन को वो कनेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट पे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। और एंडोक्राइन सिस्टम स्पेशली कितने ग्लैंड्स होते हैं, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, कौन सा टारगेट ग्लैंड को टारगेट करता है, ये सारी चीजें एंडोक्राइन सिस्टम में जरूर आता है। तो सीएसएफ ब्लड फ्लो जैसे कि आप जानते हो, वेंट्रिकल से सीएसएफ में कोरोनाइड प्लेक्सस एक सेल है जिधर से सीएसएफ यूजुअली सेक्रेट होता है। सीएसएफ पर डे कितना सेक्रेट होता है, पर मिनट कितना होता है, वैल्यू क्या रहता है, उसके लैब वैल्यूज क्या रहते हैं, सारी चीजें सीएसएफ फ्लो में जरूर पूछेंगे। और लास्टली हर एक ऑर्गन, आप यूरिनरी सिस्टम ले लो, कार्डियक सिस्टम ले लो, नर्वस सिस्टम ले लो, हर एक का टिपिकल एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट और ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये जरूर ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पूछेंगे। ये थर्ड जो सिलेबस में मेंशन किया वो चाइल्ड हेल्थ है। नर्सिंग मेरा प्रोफेशन है और चाइल्ड हेल्थ मेरा स्पेशलिटी है, और इसके बारे में तो मैं बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ। पहले अगर चाइल्ड हेल्थ में पूछेंगे तो वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिलेटेड। ग्रोथ में आपको वो पूछ सकते हैं कि लाइक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या है, बच्चे का हाइट क्या है, बच्चे का वेट क्या है, मिडाम सर्कमफरेंस क्या है, मिडाम सर्कमफरेंस चेक करने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं, लेंथ कब डबल होता है, वेट कब डबल होता है, ट्रिपल होता है, 4 गुना होता है, ये सारी चीजें ग्रोथ में हो जरूर पूछेंगे। डेवलपमेंट में पूछेंगे कि माइलस्टोन्स कब कब अचीव करता है, बच्चा कब बैठ सकता है, बच्चा कब चल सकता है, बच्चा कब भाग सकता है, बच्चा कब ट्राइसिकल चला सकता है, और बच्चे के फाइन मोटर, ग्रास मोटर, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या क्या है, ये सब चीजें डेवलपमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरोनल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि आप जानते हो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बच्चे का अपगार स्कोर जरूर चेक करते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर अपगार स्कोर पे रहेगा, ये क्वेश्चन न्यूरोनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे रह सकता है, ये क्वेश्चन न्यूरोनल रिफ्लेक्सेस के ऊपर रह सकता है, और न्यूरोनल एक क्वेश्चन रह सकता है कि न्यूरोनल के स्पेशल फीचर के ऊपर भी रह सकता है। नेक्स्ट आता है ड्रग कैलकुलेशन, जो कि पीडियाट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थोड़ा ही गलती बच्चे का लाइफ कॉस्ट कर सकता है और बच्चों को बीमारी में डाल सकता है। तो ड्रग कैलकुलेशन के बहुत सारे फॉर्मूला है, वो जरूर पढ़ लीजिए। इम्यूनाइजेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इम्यूनाइजेशन उधर मैंने डिस्क्राइब किए, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रीसेंट वाला जरूर पढ़िए। और आखिरी कार्डिनल साइन एंड डिसीजेस, जैसे कि मेनी कार्डिनल साइंस है, पर्टिकुलर डिसीज डिस्क्राइब करने के लिए कार्डिनल साइन जरूर आता है। जैसे कि आप मेनिंजाइटिस में देख सकते हो कि कर्निक साइन और बुजुर्ग की साइन आता है, तो वो सारी चीजें हर एक डिसीज कंडीशन का वो पीडियाट्रिक में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन है एडोलेसेंट हेल्थ। एडोलेसेंट हेल्थ में हम स्पेसिफिकली प्यूबर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सारी चीजें हम प्यूबर्टी में देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 3 स्टेजेस कौन से हैं, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन में कैसे हाइजीन रखा जाता है। और हेल्थ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये पर्टिकुलरली जब भी बच्चा प्यूबर्टी पे आता है, स्पेशली एडोलेसेंट फीमेल, इनके साथ बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जमाने में जैसे कोरोना है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो या रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इन्फेक्शंस हो और डिसीजेस हो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या तरीके यूज किया जाता है, क्या क्या नॉलेज रहना जरूरी है, ये सारी चीजें एडोलेसेंट हेल्थ में हम देखेंगे। देखते हैं मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में पर्टिकुलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, यूरियोला क्या होता है, मेंटेगोमेरी ट्यूबल्स क्या रहते हैं, और पेल्विस क्या होता है, लाइक सब रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम और क्वेश्चन आपको जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, लाइक टाइप्स ऑफ पेल्विस कितने टाइप के, गायनेकॉइड क्या है, एम्ब्रॉयड क्या है, वो चीजें पूछते हैं। पेल्विक डायमीटर में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, प्री इंट्रा पोस्टनेटल असेसमेंट में क्या क्या करते हो आप, फोलिक एसिड टैबलेट कितना देना चाहिए, कैसा यूएजी करना चाहिए, डिलीवरी के कौन से टाइप रहते हैं, होम डिलीवरी क्या है, बुक्ड केसेस कौन से बोलते हैं, अनबुक्ड केसेस कौन से बोलते हैं, और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ न्यूनेट को कैसा कैसा देखना चाहिए, ये सब असेसमेंट में आते हैं। और स्टेज ऑफ लेबर, टोटल लेबर का ड्यूरेशन कितना रहता है, फर्स्ट स्टेज में कितना रहता है, सेकंड में कितना रहता है, थर्ड के कितना रहता है, और कौन से स्टेजेस को क्या क्या नाम से पुकारते हैं, ये सारी चीजें स्टेज ऑफ लेबर में जरूर आता है। और मैकेनिज्म ऑफ लेबर का एक पर्टिकुलरली सीक्वेंस है, और निमोनिक है, क्रोनिक क्या है, उसके स्टेप्स क्या क्या है, वो सब मैकेनिज्म ऑफ लेबर में आएंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट है जो कॉमन डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, तो कौन से डिसऑर्डर्स यूजुअली प्रेगनेंसी में हो सकते हैं और उसको कैसे हम लाइक मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी चीजें हम मैटरनल हेल्थ में देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने जा रहे हो, कम्युनिटी में ये डिसीजेस बहुत सारे कॉमन है, तो वो पूछेंगे आपको पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, पर्टिकुलर एक डिसीज होने के लिए कौन सा एजेंट है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, और गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस उसके लिए क्या क्या है, कार्डिनल साइन क्या है वो डिजीज का, और मैनेजमेंट कैसा कैसा रहता है। एक एग्जांपल देता हूं, पॉजिटिव एजेंट ट्यूबरक्लोसिस, अगर ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई एक पॉजिटिव एजेंट है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 40 डेज रहता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू रेस्पिरेटरी और ड्रॉपलेट बोल सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस कौन सा है, स्पुटम टेस्ट है, कार्डिनल साइन कौन सा है, कार्डिनल साइन कंटीन्यूअस 2 हफ्ते कंटीन्यूअस कफ रहना, ये कार्डिनल साइन है, और मैनेजमेंट कैसा है, और हम मैनेजमेंट देते हैं ये AKT किट से।
नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। जैसे कि आप जानते हो कि कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, मैंने भी एक स्टडी किया था, 95% ऑफ चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड। तो इसके लिए न्यूट्रिशन का जानकारी होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन कौन से है, क्या प्रोटीन है, क्या फैट है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स कितना रहना चाहिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब बॉडी कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी और कौन से स्टेज ऑफ द लाइफ में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब कितना प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए, कितना विटामिन खाना चाहिए, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कौन से और कौन से विटामिन कम होने से कौन से डिसीज आते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं, और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए आता है। तो ये सारी चीजें इसमें पूछ सकते हो। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया है, उसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, उसका बेनिफिशियरीज कौन से है, और उसमें बच्चों को हो या एंटीनेटल मदर्स को कितना बेनिफिट मिलता है और क्या क्या प्रोग्राम्स में इंक्लूड किया गया है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो लास्ट है स्किल बेस्ड क्वेश्चन। इधर आप दूसरों से एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि सबको मालूम है आप मेडिकल फील्ड में हो, आपको मेडिकल के रिलेटेड थोड़ा ना थोड़ा जानकारी जरूर रहेगा, बट स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, ये हाइपोथेटिकल रहते हैं, वो क्या पूछते हो मालूम नहीं रहता, बट आप ये प्रिपेयर करोगे तो इधर आप जरूर स्कोर कर पाओगे। फर्स्ट है कोरोना, जैसे कि आजकल मालूम है कि कोरोना पैंडेमिक हो गया है, कोरोना के रिलेटेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे कैसे पहनते हैं, उसको कैसा पहना जाता है और कैसे उतारा जाता है, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा। आर्सेनिक टैबलेट, यूजुअली आर्सेनिक टैबलेट ये आयुष ने दिया हुआ एक टैबलेट है, इसका क्या फायदे है, HCQ इसका मतलब हाइड्रोक्लोरोक्विन, इसका डोसेज कितना है, मतलब अडल्ट में कितना है, बच्चों में कितना है, और कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, और कोरोना का मैनेजमेंट क्या है, और फर्स्ट केस इंडिया में कब आया था, फर्स्ट केस वर्ल्ड में कब आया था, और फर्स्ट केस हमारे महाराष्ट्र स्टेट में कब आया, और डेट ऑफ फर्स्ट केस कौन से दिन को फर्स्ट केस इंडिया में आया, और ये छोड़ के कौन सा ऐसा स्टेट है वो ज्यादा अफेक्टेड है, कौन सा स्टेट ऐसा है जो कम अफेक्टेड है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है। सेकंड है MLC, जैसे कि आप कम्युनिटी में काम करते हो, आपका कम्युनिटी का एक रोल है एम्बुलेटरी केयर, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एम्बुलेटरी केयर में क्या होता है, बहुत सारे मेडिको लीगल केसेस होते हैं, तो उसका हैंडल कैसे करना है, असॉल्ट क्या है, और कैसे कैसे आपको स्मार्ट रहना है मेडिकल लीगल केस में, कैसा डॉक्यूमेंट्री वर्क करना है, उसके ऊपर जरूर एक क्वेश्चन रहेगा। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट मतलब एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, उसमें हम स्पोर्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, स्पेशली क्रिकेट के बारे में, ओलंपिक्स के बारे में, फुटबॉल के बारे में पूछ सकते हैं, लाइक लास्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था, नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब होने वाला है, लास्ट ओलंपिक कब हुआ था, नेक्स्ट ओलंपिक कब होने वाला है, और जीके पूछ सकते हैं, जीके में स्पेशली ऑस्कर के रिलेटेड पूछ सकते हैं, और कंट्री और करेंसी के रिलेटेड पूछ सकते हैं, सोलर सिस्टम के रिलेटेड पूछ सकते हैं कि मार्स इंडिया मतलब अर्थ से कितना नजदीक है, कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह को रिंग है, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। और वो छोड़ के पॉलिटिक्स के जरूर पूछ सकते हैं, पॉलिटिक्स में गृह मंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट लेडी मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीजें पॉलिटिक्स में जरूर पूछेंगे। और नोबेल प्राइज, रिसेंटली नोबेल प्राइज फिजिक्स में कौन लिया, केमिस्ट्री में कौन लिया, ये सारी चीजें भी वो पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक जरूर क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आज के जमाने में लाइक वेस्ट कंट्रोल करना और वेस्ट को मैनेज करना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन कंट्रोल, तो इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी, कैटेगरी के ऊपर भी एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो ये सब छोड़ के भी आपको रहेंगे एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन, लाइक जैसे बोल सकते हैं कि अल्फाबेटिकल सीक्वेंस रहा हो, या लाइक रहा हो एप्टीट्यूड रहा हो, प्रॉब्लम, प्रॉफिट, बेनिफिट के क्वेश्चंस रहेंगे, सीक्वेंसिंग के रहेंगे, सर्कल के रहेंगे। तो ये सारी चीजें आप स्किल बेस्ड में जरूर देखेंगे। और मैं बोलता हूं कि स्किल बेस्ड पे आप 50% ध्यान दीजिए, क्योंकि यही एक है जो आपको दूसरे के मार्क्स पे डिफरेंस ला सकता है और आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा।